हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद में आपके लिए उन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनका सेशन लेके आऊँगा। तो आज हम बात करेंगे अब तक की जितने मैंने 4 पार्ट अपलोड किए उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अब तक जितना भी अपन ने एनसीईआरटी जो फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स अपन बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। से बड़े आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ में चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिसमें आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरह फिजिक्स के चैप्टर्स का पूरा आनंद लेते रहें और अपने जीएस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहें। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपन आज के अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी कहलाती है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि जो कोई भी एक वस्तु, हर वस्तु है जो अपनी एक निश्चित अपनी एक इकाई एक यूनिट के एक निश्चित समय में जो एक दूरी तय करती है उस दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको ये पता है कि आपने जितने भी 4 पार्ट पढ़े उसमें से कितनी क्वेश्चन आप अटेंड कर पाते हैं, किसके आप राइट आंसर दे पाते हैं। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाल होगा। यानी कि स्पीड होती है, जो स्पीड है वो क्या होती है, किसी भी इकाई समय में तय की गई दूरी की होती है। यानी कि किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि चाल का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन 1 है मीटर पर सेकेंड, बी मीटर प्रति घंटा, सी मीटर और डी किलोमीटर। तो फ्रेंड आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि जो चाल होती है, स्पीड होती है, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो अपना थर्ड क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1 त्वरण, बी दूरी, सी विस्थापन और डी वेग। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें कि एक दिशा में एक निश्चित दिशा में चाल को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेग कहा जाता है। यानी कि वेग वह एक इकाई होती है जिसमें एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है उस चाल को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। नंबर ए विस्थापन, बी त्वरण, सी दूरी और डी समय को मापता है। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन सी दूरी को मापता है। यानी कि अब आपको पता है कि दूरी क्या होती है। यानी कि वस्तु द्वारा मार्ग पर तय की गई जो एक वास्तविक लंबाई होती है, कोई भी वस्तु है उसके वस्तु द्वारा उस मार्ग में जिस पे वो चल रही है उस पर उसके द्वारा जो तय की गई कुल लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी को का जो ओडोमीटर होता है वो हमेशा उसकी दूरी को मापने काम आता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। नंबर 1 त्वरण, बी विस्थापन, सी चाल और डी दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वरण कहा जाता है। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को किस नाम से जानते हैं, त्वरण के नाम से जाना जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु एक समान गति से गतिमान होती है तो इसका मार्ग दिखाई देता है। यानी कि आपको बताना है कोई भी वस्तु जब एक समान गति से गतिमान हो रही है, एक समान गति से चल रही है तो उस स्थिति में उसका जो मार्ग होता है वो मार्ग किस स्थिति में दिखाई देता है। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन ए है वृत्तीय, बी सरल रेखीय, सी द्विआयामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी यानी कि सरल रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी कोई भी वस्तु जब एक समान रूप से गतिमान हो रही है तो उस स्थिति में उसकी जो एक उसका जो मार्ग दिखाई देगा फ्रेंड, वो हमेशा एक सरल रेखी गति के रूप में होता है, क्योंकि वस्तु चल रही है वो समान गति से चल रही है। जब समान गति से चल रही है तो ये निश्चित है कि उसकी जो मार्ग की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, सरल रेखा के रूप में होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट है त्वरण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन 1 मीटर पर सेकंड, बी मीटर सेकंड, सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण होता है फ्रेंड, जो त्वरण होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन 8 नंबर है, किस पिंड का तात्क्षणिक वेग मापा जाता है। यानी कि आपको बताना कोई भी एक पिंड है उसके अगर उसके तात्क्षणिक वेग यानी कि तत्काल उसका जो कुछ क्षण में होने वाला जो वेग है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। ए ऑप्शन है स्पीडोमीटर, बी ग्राफ द्वारा, सी वेक्टर विधि द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्पीडोमीटर द्वारा। कोई भी पिंड एक तात्क्षणिक वेग से गति कर रहा है तो उसकी माप को हमेशा मापा जाता है किसके द्वारा, स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी समय आलेख से प्राप्त क्षैतिज सीधी रेखा किस गति से संबंधित है। तो आपको बताना है जो दूरी समय आलेख के अंदर जो क्षैतिज सीधी रेखा होती है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए है शून्य वेग से, बी नियत वेग से, सी बढ़ता हुआ वेग से और डी घटता हुआ वेग से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए शून्य वेग से। यानी कोई भी दूरी समय आलेख से प्राप्त जो क्षैतिज सीधी रेखा होती है उसका संबंध हमेशा किससे होता है, शून्य रेखा से, शून्य वेग से होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई गेंद ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि आपको बताना है जो जब कोई भी अपन गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊपर आसमान में उछालते हैं और जब वापस वो पृथ्वी पर आती है उस स्थिति के दौरान उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए है उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, बी उसकी गति की ही दिशा होती है, सी गेंद के नीचे आते समय बढ़ता है, डी गेंद की उच्चतम स्थिति पर शून्य हो जाता है। यानी कि उसके गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताएं कि उसके गुरुत्वीय त्वरण पर क्या इफेक्ट होता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में हो जाता है। कहने का मतलब हम जो है जिस दिशा में अपना गेंद को फेंक रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक दो तो ऊपर की ओर जाती है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसकी गति की दिशा के विपरीत होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप के प्रक्षेपथ की आकृति होती है। यानी कोई भी प्रक्षेप है उसके पथ की जो जिस पथ में वो गतिमान है उसकी आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी अंडाकार और डी परवलयिक होती है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 डी यानी कि डी ऑप्शन परवलयिक होती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां एक दूसरे के होती हैं। ऑप्शन ए अचर होती हैं, बी बराबर होती हैं, सी अनुक्रमानुपाती होती हैं और डी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कोई भी दो सरल रेखाएं हैं जो सीधी सरल रेखाएं हैं अगर उनके ग्राफ की बात करें उन राशियों के आप उनकी जो राशियां उनके परस्पर ग्राफ की बात करें तो वो हमेशा कैसी होती हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि वो दोनों राशियां जिसके ऊपर सरल रेखा के ग्राफ की अपन बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में उसको जो राशियां होती है हमेशा एक दूसरे क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा, बी वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, सी वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, डी दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा। तो आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। यानी कोई भी एक गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु के अंदर अपन के त्वरण का निर्धारण करें, किसी ग्राफ के ऊपर उसको देखें, तो उसका जो ग्राफ होगा वो फ्रेंड होगा वो वेग समय ग्राफ के ढाल के अकॉर्डिंग उसको दर्शाया जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान का मात्रक होता है। ऑप्शन ए किलोग्राम, बी ग्राम, सी मीटर और डी किलोग्राम प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर शायद आप बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कोई भी एक पदार्थ होता है उसके द्रव्यमान की बात करें तो हमेशा उसके द्रव्यमान को अपन किलोग्राम के गणनी उसको मापते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक हमेशा जो क्या होता है वो होता है किलोग्राम होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। ऑप्शन ए केजी ms-2 या न्यूटन, बी केजी ms इनवर्स, सी ms इनवर्स और डी केजी। तो आपको होता है ना जो बल होता है, फोर्स होता है, तो उसका मात्रक क्या होता है। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केजी m-2 या न्यूटन होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 या न्यूटन होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। तो आपको बताना फ्रेंड जो संवेग होता है, संवेग का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है वो क्या होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें फ्रेंड, तो ऑप्शन ए है किलोग्राम प्रति मीटर, बी किलोग्राम प्रति घंटा, सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड और डी मीटर पर सेकंड। तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यानी जो संवेग होता है, संवेग का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है फ्रेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए जड़त्व के नियम पर, बी क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो रॉकेट के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। तो मैंने आपको बताया जो न्यूटन ने अपनी गति के 3 नियम दिए उनमें से एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत। जो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है वो ये कहता है कोई भी वस्तु अगर अपने एक निश्चित क्रिया कर रही है तो उसके विपरीत आने वस्तु हमेशा उसकी क्या होती है, हमेशा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, ऐसे ही एक होता है जड़त्व का सिद्धांत। तो जड़त्व का सिद्धांत भी ये किसने दिया था, इन्होंने दिया था न्यूटन ने। और इसीलिए जो इसको जड़त्व का गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बल्लेबाज द्वारा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, किसी बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी पर चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, यानी कि आपको बताना है कोई भी एक बल्लेबाज है गेंद को हिट कर रहा है, अपने बैट से हिट कर रहा है, हिट करने के बाद गेंद जमीन पे लुढ़कती है, लेकिन कुछ दूरी के चलने के पश्चात वो क्या करती है, वहां रुक जाती है। तो गेंद के रुकने पर जो उसकी गति धीमी होती है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, बी वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती था, सी गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है और डी गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विराम अवस्था में आने के प्रयासरत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, यानी कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ओके, अब क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी एक गेंद जा रही थी, एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो उसके दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से क्या होता है, उस गेंद की क्या होती है, धीमी हो जाती है और इसीलिए जो गेंद होती है वो क्या करती है, एक जगह रुक जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है। ऑप्शन ए त्वरण के, बी वेग के, सी
बल के और डी बल के आवेग के। तो संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बल के बराबर होती है। यानी कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? फोर्स के बराबर होती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड संवेग से सीधी रेखा में गतिमान है, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा? ऑप्शन ए, इसके वेग में वृद्धि होगी, बी, वेग नियत रहेगा, सी, थोड़ी देर पश्चात पिंड रुक जाएगा, और डी, चाल में वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेग नियत रहेगा। यानी कोई भी पिंड है वो संवेग में एक सीधी रेखा के रूप में गतिमान करता है और उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता है, उस स्थिति में वेग का मान होगा वो हमेशा नियत स्थिति में रहेगा, और इसीलिए वो पिंड क्या कहते हैं? सीधी रेखा के रूप में गतिमान रहेगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है ए, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, बी, वस्तु के द्रव्यमान पर, सी, गुरुत्वीय त्वरण पर, और डी, वस्तु के आकार पर। तो आपको बताना है किसी वस्तु का जड़त्व डिपेंड करता है, तो फ्रेंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान। यानी कि वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसके उस द्रव्यमान के ऊपर कौन करता है? वस्तु का जड़त्व डिपेंड करता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो ए, उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, बी, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, सी, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, और डी, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो आपको बताना है जब भी कोई वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस स्थिति में उस पर सदैव कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने के बजाय उसे लुढ़क कर ले जाना सुविधाजनक रहता है, क्योंकि आपको बताना है कोई भी एक व्यक्ति एक गोलाकार जो पीपा है उस पीपे को खींच रहा है, लेकिन वो उसको खींचने के बजाय अगर उसको लुढ़का कर लेकर जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है, उसे खींचने पर पीछे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है, बी, खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है, सी, यह एक वैज्ञानिक तर्क है वह इसके अन्य कई कारण भी हो सकते हैं, और डी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 4, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनिक घर्षण कम होता है। कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर गोलाकार पीपा है, अगर उसको अपन खींचने के बजाय उसको लुढ़का कर लेके जाएंगे तो उस पर अत्यधिक घर्षण कार्य करेगा, वो लोटनिक घर्षण होता है। जो सर्पी घर्षण होता है उसकी बजाय कौन सा? लोटनिक घर्षण कम होगा, और जिसकी वजह से वो क्या है, अपन जो उसको लुढ़काएंगे तो उसको आसानी से अपने ले जाने में आसानी होगी, लेकिन इसको अपन खींच के लेके जाते हैं तो हमें और ज़्यादा उसको घर्षण की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्पी घर्षण की तुलना में लोटनी घर्षण कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान की मेक 1 गति कितनी होती है? ऑप्शन ए 860 मील पर घंटा, बी 760 मील पर घंटा, सी 1000 मील पर घंटा, और डी 500 मील पर घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 मील पर घंटा। यानी कोई भी एक विमान की मेक की अपन बात करें, उसकी चाल की अपन बात करें तो उसकी गति कितनी होती है? तो उसकी एक मेक में उसकी गति होती है 1000 मील पर घंटे, यानी कि 1 घंटे में 1000 मील की दूरी तय कर सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, बी, वह वापस पृथ्वी पर आ जाएगी, सी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी, डी, वह फट जाएगी। तो आपको बताना है कोई भी एक वस्तु है और उसको अगर 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करने लगेगी। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है? ऑप्शन ए आयाम, बी प्रत्यानयन, सी आवृतकाल और डी गतिज ऊर्जा। यानी कि आपको बताना कि जो सरल आवर्त गति होती है उसमें कौन सी ऐसी वस्तु स्थिर रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। यानी कि सरल आवर्त गति की हमेशा गतिज ऊर्जा होती है, वो हमेशा स्थिर अवस्था में रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, बी शीत ऋतु में, सी बसंत ऋतु में और डी वर्षा ऋतु में। तो आपको पेंडुलम घड़ी के बारे में बताना है। जो पेंडुलम घड़ी होती है वो किस ऋतु में सबसे तेज गति से चल सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शीत ऋतु में। तो फ्रेंड आपने देखा होगा कि जो शीत ऋतु में टाइम होता है वो जब बहुत कम अपने को टाइम लगता है, जब ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि गर्मियों में अपने को कम टाइम लगता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि पेंडुलम की घड़ी होती है वो शीत ऋतु में बहुत तीव्र गति से चलती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 15.0 किलोमीटर पर सेकंड, बी 21.1 किलोमीटर पर सेकंड, सी 7.0 किलोमीटर पर सेकंड और डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से होता है? ऑप्शन ए अधिक, बी विपरीत, सी कम और डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी कम होता है। यानी कि जो सर्पी घर्षण होता है, सर्पिलाकार घर्षण होता है, वो स्थैतिक घर्षण की तुलना में क्या होता है? हमेशा कम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? ऑप्शन ए घर्षण बढ़ाने के लिए, बी घर्षण कम करने के लिए, सी सुगंध के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड, जो घर्षण की अपन बात करें तो घर्षण कम, वो कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी घर्षण को कम करने के लिए। अब घर्षण को कम करने के लिए क्यों, अगर किस तरह से घर्षण, क्योंकि जो अपन कैरम बोर्ड पर अपन उसको बार बार उस पर खेलते रहेंगे तो उसका उसमें क्या आ जाएगा? खुरदरापन आ जाएगा। तो उस खुरदरापन का आने से वजह से उसके घर्षण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर का छिड़काव करते हैं या पाउडर को छिड़का जाता है। जैसे अपन बात करें जो साइकिल होती है, साइकिल के पहियों में अपन तेल डालते हैं। अब वो तेल क्यों डालते हैं? वो तेल इसीलिए डालते हैं कि जो साइकिल के जो पहिए, वो जो धुरी होती है उसके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको अपन घर्षण बल कहते हैं। ओके, और जो गई इन दोनों के बीच में जो धुरी और उस साइकिल का जो पहिया है, उन दोनों के बीच के में खुरदरापन के कारण क्या होता है? जो घर्षण बल क्या होता है वो अधिक लगने लगता है। ओके, तो जिसके कारण साइकिल चलाते समय हमें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो उस कठिनाई को रोकने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? साइकिल के पहियों के बीच में क्या डालते हैं? तेल डालते हैं। और वो सेम कंडीशन किस में होती है? कैरम बोर्ड पर होती है। क्योंकि अपन उसमें बार बार खेलते रहेंगे तो उस पर क्या होगा? खुरदरापन होगा। उस खुरदरापन की वजह से घर्षण का बल क्या होगा? अधिक होगा तो उसको अपन खेलने में क्या होगी? परेशानी होगी। अपने को ज़्यादा टाइम, ज़्यादा समय लगाना, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। जो उसके जो कोडियाँ होती हैं उसको मारने के लिए ज़्यादा अपने को जोर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए उस घर्षण को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? पाउडर का छिड़काव करते हैं। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कैसा लगा आपको, कैसी लगी आपको आज की क्लास? आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। और आपकी कोई भी किसी भी क्वेश्चन के प्रति कोई क्वेरी है तो आप मुझे अवश्य मैसेज पिन करिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उन पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपसे इतना चाहता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप एक वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना नहीं भूलिए, जिससे आपके जितने फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो साथ में यही कहूँगा, अगर न्यू स्टूडेंट में अगर मेरे को सुन पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।